Hello everyone, I welcome you all to the next video in the frequently asked topic series that we have started from the perspective of your revision of important topics for your prelims. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं Air and Water Pollution Act and a very comprehensive legislation that is called Environmental Protection Act. So I think as the नाम से clear है, Water Pollution Act ये क्या deal करेगा? It will deal with the water pollution, that is with respect to the discharge of pollutant into the water. Another important thing that is very important from the perspective of your examination is that it establishes Central Pollution Control Board. ये बहुत important piece of information है क्योंकि नाम से clear नहीं होता है कि कौन सा particular act इसको establish करता है या ये statutory body है भी या नहीं. So it is a statutory body that have been established by वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप याद रखिए. और क्या एस्टेब्लिश करता है? एट स्टेट लेवल इट आल्सो एस्टेब्लिशेस स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दैट वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड द स्टेट गवर्नमेंट. तो यहाँ पे दो ही बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली कि एक वाटर पोल्यूशन का एक्ट है जो वाटर पोल्यूशन से डील करता है सीधा सीधा, और एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना करता है. बेसिकली मेक्स देम स्टैट्यूटरी बॉडी. Similarly, there is Air Pollution, Air Prevention and Control of Pollution Act that deals with the air pollution, ठीक है, by highlighting, by prohibiting the use of polluting fuels जो environment को basically air को pollute करते हैं. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि both Water Prevention and Control of Pollution Act as well as Air Prevention and Control of Pollution Act gives certain responsibility to Central Pollution and Control Board. ये देखना, ठीक है, कि Water Act as well as the Air Act both act gives responsibility to CPCB, although CPCB has been established by Water Prevention and Control of Pollution Act. यह थोड़ा याद रखना है, ठीक है. सो एक देख लीजिए, एक डील करता है वाटर पोल्यूशन से और एक डील करता है एयर पोल्यूशन से. तो यही बातें हैं जो मोटा मोटा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. नेक्स्ट वी कम्स विद द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की मैं बात करूं उसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड को जानना इंपॉर्टेंट है. एक तो आपको ये जानना जरूरी है, यूपीएससी कई बार देता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट कौन सा हमारा इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन फुलफिल करता है. तो ये बेसिकली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो हम गए थे वहां पे जो ऑब्लिगेशंस थे, ठीक है, ये उन ऑब्लिगेशंस को या उन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करता है. दूसरा इसका जो बैकग्राउंड है वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी में. भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुआ, एट दैट टाइम वी लैक्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू सू द कंपनी दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी. उस समय हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं था जो कंपनी को सू कर पाए इतने बड़े डैमेज के लिए जो कंपनी के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ. सो इन दैट वे द गवर्नमेंट इनेक्टेड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. दिस एक्ट गिव्स प्लाटेंट पावर, ठीक है, काफी सारी पावर्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास देता है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एनवायरनमेंट. ऐसा कि लैंग्वेज से ही क्लियर है, इट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक ऑल अप्रोप्रिएट मेजर्स. आप देखिए कीवर्ड देखिए, ऑल अप्रोप्रिएट मेजर्स. ऑल अप्रोप्रिएट मेजर्स में सारी बातें आ जाती हैं जो गवर्नमेंट को करना है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत वो कर सकती है. तो बेसिकली it gives all appropriate measures का power to सेंट्रल गवर्नमेंट. और क्या करता है? इट रिलैक्सेस द रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई. लोकस स्टैंडाई का मतलब ये है कि जनरली क्या होता है कि एक्ट के तहत जिन ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ पर्टिकुलर लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप लोगों को एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है तो आप लोगों को रिपोर्ट करना है, आप लोगों को बताना है, ठीक है. ये उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को डाइल्यूट करता है. ये कहता है कि कोई भी पर्सन गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू environmental degradation, ठीक है, provided he gives a 60 days advance notice to the government, ठीक है, or to the appropriate fora, that is court, ठीक है. तो it relaxes the rules of locus standi. Under this particular act, a person can approach court by giving this 60 days का advance notice. दूसरा है supremacy of other acts. ये बहुत important information है क्योंकि यूपीएससी थोड़ा आप डिटेल में जाने लग गया है एक्ट्स के कि ये supremacy of other acts. बेसिकली अगर कोई पर्टिकुलर ऑफेंस can be covered, let's say in Water Pollution Act or Air Pollution Act, and also it can be covered in Environmental Protection Act, then वो बाकी एक्ट्स के अंदर डील होगा ना कि Environmental Protection Act के तहत. ये थोड़ा सा आप याद रखिए, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हमने वाटर को पोल्यूट किया तो आप वाटर पोल्यूशन एक्ट के तहत अगर वो डील कर सकते हैं तो उसी एक्ट में उसको प्रोविजन को डील किया जाएगा, ना कि
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में जो पेनल्टीज हैं थोड़ी स्ट्रिक्टर है, थोड़ी ज़्यादा सीवियर है, ठीक है। सो ये सुप्रीमेसी ऑफ अदर एक्ट्स का एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। दूसरा, इट ग्रांट्स इम्यूनिटी टू द ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एक्ट को फेथफुली इंप्लीमेंट कराने की, तो उनके ऑफिशियल डिस्चार्ज में ये उनको इम्यूनिटी ग्रांट करता है। एट द सेम टाइम इट डिबार्स द सिविल कोर्ट फ्रॉम हैविंग एनी जुरिडिक्शन, ठीक है, स्पेशली उन सब एक्शंस में, उन सब ऑर्डर्स में जो इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करेगी, ठीक है। तो बेसिकली इट गिव्स दैट काइंड ऑफ ऑटोनॉमी टू द गवर्नमेंट टू टेक ऑल अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। आगे चलते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट इज दैट द रूल्स दैट विल बी मेड अंडर दिस एक्ट दे शैल बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। ये एक्ट में ही स्पेसिफिकली बात कह दी गई है कि जो भी रूल्स आप इस एक्ट में फ्रेम करोगे वो पार्लियामेंट के बिफोर टेबल करे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी थोड़ा डिटेल में पूछता है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। देन another important thing is it cards certain responsibility. कब? When the discharge of an environmental pollutant is more than the prescribed standard, then the responsibility of informing किसके पास है? उस अथॉरिटी के पास है जो इस डिस्चार्ज को ओवरसी कर रहा है, ठीक है। इन चार्ज ऑफ that place will be held responsible. At the same time, that person is also responsible to prevent and mitigate the environmental pollution that is caused by this and also to render all assistance. तो ये थोड़े से important provisions हैं जिसमें responsibility shift हो जाती है। responsibility shift किसके पास हो जाती है? Whoever is the in charge of that place, जहाँ पे ये जो discharge है environmental pollutant का वो ज़्यादा है prescribed standard से। तो basically it establishes the clear-cut responsibility and that responsibility is with the others, not with the government, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। Then these are the various initiatives that have been taken under Environmental Protection Act, जो एनवायरमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। आप वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोस्टल रेगुलेशन जोन, आई थिंक जैसे नाम से ही क्लियर है, डिफरेंट कोस्टल एरियाज में जो रेगुलेशंस होगा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का, कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये चीज़ डेवलप करी जा सकती है, इस पर्टिकुलर एरिया में ये चीज़ डेवलप नहीं करी जा सकती। ऑल दो रेगुलेशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस पर्टिकुलर ईपी एक्ट ओनली, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। शैलेश नायक कमेटी भी एक बार आती है, शैलेश नायक कमेटी, वो कमेटी इसी के कॉन्टेक्स्ट में रिकमेंडेशन दी है, तो ये भी थोड़ा आप याद रखें। देन इको सेंसिटिव जोन, जैसा कि नाम से क्लियर है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया, ठीक है। और इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया को गवर्नमेंट एट टाइम्स इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देती है एंड दैट डिक्लेरेशन कम्स अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है। क्या होता है इसमें? बेसिकली गवर्नमेंट रेगुलेट द डेवलपमेंट एक्टिविटी। किसी एरियाज में पर्टिकुलर एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल हैवी माइनिंग को टोटली प्रोहिबिट कर दिया जाता है, ठीक है। इन दैट एरिया सर्टेन ग्रीन एक्टिविटीज, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, कुछ हो गया, उसको टोटली ग्रीन सिग्नल है, ठीक है, वो वहाँ पे एक्टिविटी करी जा सकती है। देन सर्टेन अदर टाइप ऑफ एक्टिविटी विल बी सीवियरली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो बेसिकली डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को डिफरेंट ग्रेडेशन के हिसाब से, डिफरेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के हिसाब से ग्रेड किया जाता है और उनको रेगुलेट किया जाता है इन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया में। इको सेंसिटिव जोन्स आर डिक्लेयर्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। देन द गवर्नमेंट गिव्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ठीक है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बेसिस पे, एंड दैट प्रोसीजर, एलोबरेट प्रोसीजर ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की कैसे होगा, किन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं, स्क्रीनिंग का स्टेप क्या है, स्कोपिंग का एस्पेक्ट क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन को उसमें कैसे करवाना है, ऑल दो थिंग्स कम्स अंडर EIA। EIA के अंडर आता है। EIA डायरेक्टली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं दिया हुआ, बट इस एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है, अंडर दैट एक्ट दिस रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड। देन similarly the rules that deals with solid waste, plastic waste, e-waste, बायोमेडिकल वेस्ट, नॉइज पोल्यूशन, आप देख पा रहे हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर एक्ट ने गवर्नमेंट को एम्पावर किया है। वहाँ लिखा हुआ था ना ऑल अप्रोप्रिएट मेजर, ऑल अप्रोप्रिएट मेजर, फिर देखिए क्या वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स दैट हैव बीन कवर्ड, ठीक है। सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ओजोन डिप्लीटिंग सर्कमस्टेंसेस, हजार्डस वेस्ट, केमिकल एक्सीडेंट, ऑल दीज हैव बीन कवर्ड बाय दिस ऑल अप्रोप्रिएट मेजर थिंग। तो कितना कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, जो यूपीएससी पूछ सकती है कि दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च अंडर दिस एक्ट, तो वो आपको पता होना चाहिए। Moving on to various institutions that have been instituted by Environmental Protection Act, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फॉर एग्जांपल नेशनल गंगा काउंसिल। नेशनल गंगा काउंसिल जो अभी नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा इसकी इंप्लीमेंटेशन आर्म है, ठीक है, जो गंगेजेटिक बेसिन्स को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो कैसे होगा? वो नेशनल गंगा काउंसिल इज मॉनिटरिंग दैट एंड दिस नेशनल गंगा काउंसिल इज चेयर्ड बाय
प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एंड इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये यूपीएससी ने पूछा भी आई थिंक पहले। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये कमेटी क्या करती है? दिस कमेटी डील्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है, आइदर एज फील्ड लेवल और इन जनरल, फील्ड लेवल पे, फील्ड ट्रायल पे, या फिर जनरली मार्केट में उसको कमर्शियल तरीके से उसको रिलीज करना, इन सब चीज़ों से डील करती है ये पर्टिकुलर कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इट ऑल्सो डील्स विद द वाइड स्प्रेड इंट्रोडक्शन ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब करने से पहले इस पर्टिकुलर कमेटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। एंड ये कमेटी एस्टेब्लिश होती है अगेन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में नहीं, याद रखना। देन सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये भी आप देखिए, ये वाटर एक्ट में नहीं है, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में है। और जैसा कि नाम से क्लियर है, इट हेल्प्स इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या वेरियस मेजर्स हैं दैट कैन बी अडॉप्टेड टू सस्टेनेबली मैनेज द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ये सब चीजें सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी करती है, दैट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। बार बार कह रहा हूँ, वाटर पोल्यूशन एक्ट के तहत नहीं है, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है, ठीक है। देन ईपीसीए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ये अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे इंस्टीट्यूट की हुई है। एंड इट इज फॉर एनसीआर रीजन, ठीक है, एनसीआर रीजन के एनवायरमेंट के कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट के लिए, वेदर इट इज एयर पोल्यूशन, vehicle pollution, water pollution, any type of pollution, ठीक है, it deals with comprehensively. This EPC authority deals with the NCR pollution comprehensively, and it has been established under Environmental Protection Act only. So this is another important piece. Plastic waste management rules, they have also been found under this Environmental Protection Act only, but they have been recently amendment, ठीक है। लास्ट के 2 सालों में, this year and the last year, 2 अमेंडमेंट इसमें हुए हैं, 2021 अमेंडमेंट एंड 2022 अमेंडमेंट, एंड दैट इज वाई इट मेक्स इट वेरी इंपॉरेटिव कि हम उसको कवर करें, क्योंकि यूपीएससी इस पे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकती है। तो 2021 में क्या हुआ? अच्छा, ये तो बार बार बोल ही रहा हूँ मैं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स हैं, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो 2021 में जो अमेंडमेंट था, उसने क्या किया? उसने सिंगल यूज प्लास्टिक, सारे सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं, आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल, एनवायरमेंट को ज़्यादा गंदा करने के पोटेंशियल पे और कम यूटिलिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट ने कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक आइडेंटिफाई किए, एंड दोज सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स विल बी बैंड बाय 2022, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द commodity that have been formed by compostable plastics। तो ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। देन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स, ठीक है, ये 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन एंड 120 माइक्रोन कर दी गई है 31 दिसंबर तक। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो थिकनेस इंक्रीज करने से क्या होगा? थोड़ा सा तो कॉस्ट में चेंज आएगा, ठीक है, कॉस्ट में चेंज आएगा, और क्या होगा? थोड़ा सा उनका लिटरिंग कम होगा। देन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गाइडलाइंस थी, जो पहले केवल गाइडलाइंस के तौर पे थी, इनको लीगल फोर्स दिया हुआ है इस पर्टिकुलर 2021 के अमेंडमेंट से। क्या होती है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी? जैसा कि नाम से क्लियर है, एक्सटेंडेड, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली क्या होती है कि मैंने कोई चीज़ बनाई और मेरा जो कंज्यूमर है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल उसी तक है। ये कह रहा है एक्सटेंडेड, उसके बियॉन्ड भी कंज्यूमर ने उस चीज़ का यूटिलाइजेशन कर लिया। मैंने आप प्लास्टिक का कूलर बनाया, कंज्यूमर ने कूलर का यूटिलाइजेशन कर लिया, आप कूलर काम करने की अवस्था में नहीं है, तो उस प्लास्टिक बॉडी को, अगर प्लास्टिक कूलर है, अगर उस प्लास्टिक बॉडी को अब मुझे कैसे सस्टेनेबल तरीके से या एनवायरमेंटली कॉन्शियस तरीके से डिस्पोज करना है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्रोड्यूसर। सो दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसको लीगल फोर्स दिया 2021 के अमेंडमेंट में। अभी रिसेंटली इस साल जो अमेंडमेंट हुए, ये 2022 में हुए हैं। इसके तहत क्या हुआ है? इसके तहत जो प्लास्टिक्स है, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन सी कैटेगरीज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इट मे बी रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग और मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरी में प्लास्टिक्स को डिवाइड किया हुआ है। किन कैटेगरी का नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता करो 4 डिफरेंट कैटेगरीज है। उसके बाद क्या है? एक्सप्लिसिटली बताया गया है कि ईपीआर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की है, प्रोड्यूसर की, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो इंपोर्ट कर रहा है बाहर से, ब्रांड ओनर, जो अंडर किसी ब्रांड नेम है, सिंफनी का कूलर है तो सिंफनी इज ए ब्रांड ओनर, ठीक है, उस पर्टिकुलर ब्रांड ओनर। देन प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर, जो प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। ऑल दीज पीपल, ऑल दीज एंटिटीज आर कवर्ड अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये पता होना चाहिए। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस कॉन्टेक्स्ट में है? रिस्पॉन्सिबिलिटी रीयूज,
हम सपोज ये प्लास्टिक पेन है, ठीक है, या कोई भी प्लास्टिक की चीज़ मैंने बनाई, उसका रीयूज हो सके, बार बार यूज हो सके, तो इस कॉन्टेक्स्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिसाइकिल, जो भी प्लास्टिक वेस्ट में प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसका एक सर्टेन पार्ट रिसाइकिल हो, ठीक है। देन यूज ऑफ रिसाइकिल्ड प्लास्टिक कंटेंट, जो भी रिसाइकलिंग हो गई है उसको मैं यूज करूं नए प्रोडक्ट बनाने में, यूज ऑफ प्लास्टिक रिसाइकिल प्लास्टिक कंटेंट। एंड देन अगर कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट है उसका कोई रिसाइकिल नहीं हो सकता, एंड यूज नहीं है, तो उसको फाइनल तरीके से कैसे डिस्पोजेबल किया जाए, फॉर एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन में हम उसको डिस्पोज करें या कैसे भी करें, विद रिस्पेक्ट टू दैट इज एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल। सो इन चारों कैटेगरीज में गवर्नमेंट ने इन लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज में टारगेट्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर को टारगेट है, प्रोडक्ट को टारगेट फॉर एग्जांपल है कि लेट से 20% आपको अपना प्रोडक्ट जो भी आपने मार्केट में दिए हैं उसका 20% आपको रिसाइकिल करना है इस साल तक, उसके अगले साल तक 40%, अगले साल तक 100%। फॉर एग्जांपल इस तरह से ग्रेडेड टारगेट रखे हुए हैं। आपको टारगेट बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये प्लास्टिक की डिफरेंट कैटेगरीज गवर्नमेंट ने बनाई है। ये 4 लोग हैं जो आते हैं, इसमें बड़ा ध्यान दीजिए प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर पे, इन लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और इन लोगों के लिए डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट ने टारगेट्स रखे हुए हैं कि आपको इतना परसेंटेज तक अपना रिसाइकलिंग में, इतना परसेंटेज तक यूज ऑफ रिसाइकिल प्लास्टिक कंटेंट, रिसाइकलिंग में, एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल, इन सारी कैटेगरी में अचीव कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, और जो लोग अचीव फॉर एग्जांपल ज़्यादा अचीव कर देते हैं तो उनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है, ईपीआर सर्टिफिकेट देती है, एंड दोज ईपीआर सर्टिफिकेट्स कैन बी ट्रेडेड, दे कैन बी गिवन टू अदर एंटिटी, ठीक है। और या जो वो पर्टिकुलर एंटिटी है वो नेक्स्ट ईयर उनको यूज कर सकती है अगर उसको शॉर्टफॉल हो जाए तो। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा देयर इज ए प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल कंपनसेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन पोल्यूटर प्रिंसिपल। अगर किसी ने अपने ईपीआर टारगेट फुलफिल नहीं किए तो उसको एनवायरमेंटल कंपनसेशन देना होगा, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। देन जनरेशन ऑफ सरप्लस ईपीआर सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ईपीआर सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट एक पोर्टल होगा, उस पोर्टल पे हर एंटिटी का एक ऑब्लिगेशन है एज पर दिस कैटेगरी, और वो पोर्टल पे हर साल फुलफिल भरेगा कि हमने कितना परसेंट अपने टारगेट को मीट किया। अगर ज़्यादा मीट कर दिया तो सरप्लस सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड टू दैट पर्टिकुलर एंटिटी, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको ये समझ में आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये ईपीआर सर्टिफिकेट का जो मैकेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईपीआर में ये कौन कौन से लोग इंक्लूड किए गए, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि ईपीआर का मतलब केवल ये नहीं होता कि उस प्रोडक्ट को वापस ले लें। ईपीआर का प्रोडक्ट ये भी होता है कि उस प्रोडक्ट को हम कैसे रिसाइकिल करवा रहे हैं, कैसे रीयूज खुद से कर रहे हैं या करवा रहे हैं, या कैसे उसको रिसाइकिल प्लास्टिक कंटेंट को हम यूज कर रहे हैं, या अगर यूज नहीं कर सकते तो एंड यूज में उसको हम कैसे डिस्पोज कर रहे हैं। ये सारे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं ये ईपीआर के अंतर्गत आती हैं। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस ईयर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और आप इसको ध्यान से रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस जो आप डेफिनेटली सॉल्व करें। इसमें आप ये देखिएगा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन का रिक्वायरमेंट सीधा एक्ट में नहीं है, बिकॉज एक्ट डील्स विद different ways in which the government can tackle the environmental pollution, ठीक है। उसमें क्या क्या अथॉरिटीज बनाई जाएंगी, जो भी है गवर्नमेंट उसको डील करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इस चीज़ का याद रखें, तो ये डेफिनेटली इसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एमिशंस ये डेफिनेटली है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को आप अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, एंड यू गेट टू नो कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई उससे कितना फ़ायदा आपको हुआ। सो दैट विल बी इट। आप अपने टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करिए, एंड आई होप इट हेल्प्स यू इन गेटिंग फ्यू एक्स्ट्रा मार्क्स इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज वेरी सून। थैंक यू सो मच।